डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत, द क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, वॉकर, जे.बी. से, मार्शल, फिशर, पीगू, एजवर्थ आदि अर्थशास्त्रियों को शामिल करते हैं और इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा, इस संप्रदाय के द्वारा जो भी आर्थिक सिद्धांत और अवधारणाएं प्रतिपादित की गई उनको हम सामूहिक रूप से क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं, या जिसे हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो प्रारंभ हुआ है वह 1776 में हुआ, जब आप सभी जानते हैं जब एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं और पूरा उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, का प्रकाशन हुआ। और इसका जो विकास है 1776 से लेकर उसके पश्चात एक शताब्दी से अधिक की अवधि के लिए हुआ और यह अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया जब मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1930 की जो मंदी आई उसके पहले तक संपूर्ण विश्व में यह अर्थशास्त्र अपना परचम लहरा रहा था और सभी जगह जो है इसकी धूम थी। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी जो मंदी आई उसने क्लासिकल अर्थशास्त्र का खोखलापन जाहिर कर दिया और कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने क्लासिकल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की, उनकी अवास्तविक और काल्पनिक मान्यताओं की कटु आलोचना की। तो आज हम देख रहे हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जो सिद्धांत दिया है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी लेते हैं बेसिक एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लासिकल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं। बेसिक एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सबसे पहली इसकी जो मान्यता है वह है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। जिसको हम फ्री इकोनॉमी कह सकते हैं। सबसे पहली मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त है और इसमें विदेशी व्यापार नगण्य है, नहीं के बराबर है। दूसरी मान्यता है अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में
दीर्घकाल में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन और सामान्य बेरोजगारी असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि दीर्घकाल में बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कायम हो जाता है। श्रम एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड कमोडिटी मार्केट। अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है, जो कि हम जानते हैं व्यवहार में एक कल्पना मात्र है। चौथी मान्यता है मुद्रा की तटस्थता, जिसको हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कह सकते हैं। इसके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, संचय का आधार है और यह उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करता। मुद्रा केवल प्राइस लेवल को इफेक्ट करती है और उसके कारण जो प्राइसेस हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, उनमें लोचशीलता बनी रहती है, नम्यता बनी रहती है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष और आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है। नेक्स्ट, अति उत्पादन असंभव है। ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। हम पहले से का नियम पढ़ चुके हैं और से का नियम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आधार है, जो कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि जैसे ही साधनों को काम पर लगाया जाता है, उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है, तो जितनी पूर्ति होती है उतनी ही मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की समानता बनी रहती है, जिससे अति उत्पादन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में चूँकि उपभोग जो है वह इकाई से कम होता है, अतः अति उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट मान्यता है मजदूरी यानी कि वेजेस में और कीमतों में नम्यता। क्लासिकल मॉडल में मजदूरी दरों में और कीमतों में नम्यता की मान्यता महत्वपूर्ण है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी दरों में श्रम संघों, सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के कारण हमें किसी तरह की कोई नम्यता दृष्टिगोचर नहीं होती। नेक्स्ट मान्यता है स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट। प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र की यह आधारभूत मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में ऐसा मूल्य यंत्र जो कि स्वचालित है, ऐसा मूल्य यंत्र कार्य करता है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखता है और अर्थव्यवस्था में जो है मांग और पूर्ति की शक्तियाँ क्रियाशील रहती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है, संतुलन बना रहता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि स्वचालित मूल्य यंत्र एक मिथ्या धारणा है, वास्तव में यह नहीं पाया जाता। और लास्ट जो है वह है अन्य बातें स्थिर रहे की मान्यता।
अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें यह बात शामिल होती है पहले कि अन्य बातें स्थिर हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो वह सिद्धांत लागू होता है जिसमें हम मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा, कैपिटल स्टॉक, टेक्नोलॉजी, टेंडेंसी ऑफ पीपल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट आदि में समानता या स्थिरता की आदि की कल्पना करते हैं। किंतु आधुनिक प्रगतिशील प्रौद्योगिक युग में यह स्थिरता की जो मान्यता है वह अव्यावहारिक प्रतीत होती है। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थी। अब इनमें हम लेते हैं मुद्रा व कीमतों के बारे में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा जो है एक तरह से एक आवरण मात्र है जो केवल विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, और मुद्रा की पूर्ति में जो भी परिवर्तन होता है वह केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है। इसका जो परिवर्तन है वह उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि हमने देखा था कि मुद्रा की तटस्थता की मान्यता कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है या घटती है तो चूंकि उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो सीधा उसका इफेक्ट कीमत स्तर पर आता है। और यही कारण है कि वो ये मान के चलते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसका जो परिणाम हमें कीमत स्तर में परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। और वो ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी दुगुना हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी आधा हो जाएगा। इस तरह की वो मान्यता लेके चलते हैं और इसको वो समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं PT इज इक्वल टू MV, जिसमें P का मतलब है प्राइस लेवल, T का मतलब है ट्रांजैक्शंस या सौदों की मात्रा। एक तरह से हम इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं। ये जो है मुद्रा की मात्रा, और V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का चलन वेग। P और T जो है वो मुद्रा की मांग को शो करता है, और MV जो है वो मुद्रा की पूर्ति को शो करता है, और दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर T और V दोनों स्थिर मान लिए जाएं तो ऐसी स्थिति में M में जो परिवर्तन होगा वह P में परिवर्तन को दर्शाएगा। यानी कि M और P में प्रत्यक्ष व आनुपातिक रिलेशनशिप है। लेकिन बाद में फिशर ने अपने सिद्धांत में वास्तविक मुद्रा के साथ साथ उन्होंने साख मुद्रा, जिसको उन्होंने M' से शो किया, उसको भी शामिल किया, और साख मुद्रा के चलन वेग को भी उन्होंने शामिल किया। और उन्होंने यह सिद्धांत दिया, उन्होंने यह समीकरण दिया PT इज इक्वल टू MV प्लस M' V' अपॉन T, जिसमें M मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा की चलन गति, M' साख मुद्रा की मात्रा, V' साख मुद्रा की चलन गति, T फॉर व्यापार, और सॉरी यहाँ पे T नहीं आएगा, और P का मतलब है प्राइस लेवल यानी कि कीमत स्तर। इसमें वे ये मान लेते हैं कि V' और M' और T ये स्थिर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में M में जो चेंजेस आते हैं वो P में चेंजेस लाते हैं, यानी कि M और P में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, जिसको अगर हम चाहें तो एक डायग्राम के द्वारा भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं मुद्रा की पूर्ति, और यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस लेवल यानी कि कीमत स्तर। अब अगर हम ये मानते हैं
कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति OM है तो प्राइस लेवल OP है। अब अगर मुद्रा की पूर्ति ये बढ़ा दी जाए, डबल कर दी जाए, तो मुद्रा की पूर्ति OM2 होने पर कीमत स्तर भी OP2 हो जाता है। और अगर मुद्रा की पूर्ति कम कर दें, हम आधी कर दें, सपोज OM1 हो गई, तो ऐसी स्थिति में प्राइस लेवल भी घटकर OP1 रह जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है और चूंकि उसका वास्तविक क्षेत्र पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं होता, उत्पादन रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से प्राइस लेवल भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है और मुद्रा की पूर्ति में कमी करने से प्राइस लेवल भी उसी अनुपात में घट जाता है। तो हम आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।